तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह हम लोग का 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ये दो क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपके प्रीवियस 2025 के दिए हुए थे। इससे पहले वाला हम क्लास में क्या समझा दिए थे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता दिए थे। इसमें खंड इस तरह से क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं जिसमें से आपको लिखने होते हैं। तो ये तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर है वहां पे उपलब्ध करा जाएंगे या तो दिए जाएंगे वहां के जितने भी टीचर्स होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बुकलेट पेपर दिया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन लिखना होगा। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे कॉपी बना दें, उस माध्यम से हम सीखते हैं। तो सबसे पहला आज का जो होगा वो खंड सी सी का होगा और एक तरह से बी, एक तरह से ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। और इसके अलग से लिखने के लिए आपको एक अलग पेपर दिए जाएंगे, उसमें आपको क्वेश्चन का नंबर, सीरियल नंबर और कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं उस आधार पर इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर आधार पर हम जानते हैं कि 3 नंबर के जो मार्क्स के क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका 39वां नंबर में। टोटल कितने 52 क्वेश्चन होंगे टोटल, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला करके, जिसमें 39 क्वेश्चन में क्या है, 39वां नंबर में क्या है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो से जितने भी प्राप्त विशाल स्नानागार के पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यह लिखा गया है। तो विशाल स्नानागार के बारे में अगर हम थोड़ा सा बता दें आपको, ये तो फिर समझा दे आपको लिखने, क्योंकि ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार। तो ये तो आए ही थे, क्या पता इस बार भी दे दिया जाए, कोई ठिकान नहीं एग्जामिनर का। हर एक क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएंगे, वही क्वेश्चन आएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप भी तनिक सोचिए कि इतने सारे क्वेश्चन के भंडार है, क्या सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी आने वाले नहीं। एग्जामिनर भी जानता है, जो एग्जाम लेने वाला भी जानता, अधिकारी भी जानता है कि इस क्वेश्चन का कोई महत्वपूर्ण है। यदि इस बच्चे को इसको जानकारी नहीं है तो क्या फायदा उनका पढ़ा लिखा का। मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, उसके बारे में, और जो कि हमारे देश की सबसे प्राचीनतम संस्कृति और क्या है, सभ्यता है, तो उससे दिया। तो विशाल स्नानागार, तो विशाल स्नानागार के बारे में लेक्चर्स वीडियो में आपके लिए हम डाल दिए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो विशाल स्नानागार इस प्रकार से हुआ करते थे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त थे, एक सीढ़ी हुआ करता था। तो दो उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पूर्व दिशा में दो सीढ़ियां हुआ करती थी, एक बार सीढ़ियां हुआ करती थी। यहाँ पे एक सामने एक कुआं बना दिया जाता था और यहाँ पे एक छोटा सा क्या कर दिए जाते थे, छिद्र कर दिए जाते थे। मतलब एक तरह से छिद्र यानी कि हौज बना दिए जाते थे। अब मान के चलिए कि स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल, यहाँ पे लोग नहाने के लिए आते थे। लेकिन कब नहाने के लिए आते थे, नहाने को एक विशेष धार्मिक क्रियाकलाप होता है। धार्मिक क्रियाकलाप जैसे कि आप सभी, या तो कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाते हैं, शमशान घाट सब आते हैं और क्या कहते हैं कि तालाब में नहाने के लिए चल जाते हैं। किसी का मुंडन हुआ तो तालाब में चल जाते हैं नहाने के लिए। ठीक विशेष उसी प्रकार ये स्नानागार का भी उपयोग किया जाता था। कैसे, कि कोई विशेष धार्मिक क्रियाकलाप हो, उस आधार पर इसका प्रयोग करेंगे। उसके लिए क्या होता था, अब पानी तो गंदा हो जाते थे। ये इनकी गहराइयां, इसकी चौड़ाइयां ये थी कि उत्तर पश्चिम में सीढ़ियां बना हुआ था। एक क्या हुआ करता था, यहाँ पे कुआं हुआ करता था, जिससे जितने भी अगर पानी गंदा हो जाते थे तो ये हौज या छिद्र के माध्यम से इसे बाहर निकाल दिया जाता था। और ये क्या होते थे, ये मोहनजोदड़ो के सबसे बड़े नाली में जोड़ दिए जाते थे और ये जितने पानी यहाँ से निकलते थे ये नाली में आ जाते थे और ये नाली के माध्यम से शहर से बाहर निकाल दिए जाते थे। तो इस प्रकार क्या थे, मोहनजोदड़ो के स्नानागार का बनाया गया था। ठीक है, इसके बारे में कभी भी मत भूलिएगा कि स्नानागार क्या थे। स्नानागार का उपयोग कोई, आप सोचिए आपके घर में, आपके अगल बगल में कहीं भी तो हो रहा होगा धार्मिक क्रियाकलाप, तालाब में नहाने के लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार स्नानागार का प्रयोग भी वहां पे किया करते थे। इतना समझना है। हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, आपको हम टाइम उतना टेकिंग नहीं लेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम हम बताते बताते हो जाए। तो सबसे पहले समझे थे इस प्रकार से थे, उसको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे ये 3 नंबर के मार्क का क्वेश्चन है, तो हमें 3 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट स्नानागार, यदि कोई चीज के बारे में दे दी गई हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करे, अगर 3 पॉइंट में दे दिया जाए, 3 नंबर में दिया जाए, तो आपको मात्र 3 पॉइंट लिखना है। एक स्नानागार लिख दीजिएगा, एक सड़क, एक अन्नागार, ये 3 टॉपिक हो गया। और उसको लिखिएगा कितना, तो मात्र 6-7 लाइन में, 6-7 लाइन में एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, दूसरा टॉपिक 6-7 लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह से कॉपी रहेंगे। अगर कॉपी बेहतर कॉपी बनाना है तो एक साइड में एक कोना ले लीजिएगा। इस तरह से कॉपी रहते हैं, कोई भी जीवनी उवनी लिखते हैं तो लेखक लोग के देखते हैं कि साइड में इस तरह से यहाँ पे जीवनी उवनी जो भी लिखा हुआ रहता था
इस आधार पर। तो ठीक उसी प्रकार कॉपी में भी क्या कर लीजिएगा कि यहाँ पे एक गोल बना लीजिएगा, एक ऐसा घेरा कर लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, यहाँ पे हेडलाइन, यहाँ पे भी 3 टॉपिक देख दीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी टीचर्स होंगे जब आपके कॉपी चेक करेंगे तो आपका डिनोट डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे उनके क्या जाएंगे, नजर जाएंगे। अब जब वहां पे इसका नजर गया यानी कि वो समझ गए कि बच्चा लिखा है, टॉपिक यहाँ पे लिखा है यानी कि बच्चा लिखा है, कोई भी त्रुटियां उनमें नहीं है। और इस आधार पर देखेंगे तो 3 नंबर फट से या तो 2.5 नंबर या 2.5 नंबर आपको देके चल जाएंगे। तो 3 नंबर के क्वेश्चन को इस आधार पर बनाना है। अगर वही पूछा जाए कि 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है, हम वही लिखे, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आपको 5 टॉपिक लिखना होगा। पहला होगा स्नानागार, एक टॉपिक जो कि यहाँ पे थोड़ा 6-7 लाइन वर्णन करेंगे। दूसरा टॉपिक हम देंगे जल निकास प्रणाली, इस तरह से हम अंडरलाइन करेंगे जल निकास प्रणाली, जैसे कि जल एक बार निकास, इस तरह से हम बता दें निकास प्रणाली, इस तरह से हम अंडरलाइन करेंगे, 6-7 लाइन लिख देंगे, कंप्लीट हो गया टॉपिक। तीसरा टॉपिक हम नियोजित विकास, हाँ तो मतलब हड़प्पा सभ्यता का एक तरह से नियोजित रूप से बसाया गया था, इसे नियोजित विकास कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता को एक नियोजित रूप से बसाया गया था, उसके बारे में 6-7 टॉपिक लिख देंगे, 6-7 लाइन। सड़क निर्माण, वहां के सड़क निर्माण की प्रक्रिया कैसे थी, कि कैसे चौड़े सड़क बनाए गए थे, मोहनजोदड़ो के सड़क चौड़े थे, जबकि हड़प्पा के सभ्यता के जो सड़क थे वो चौड़े नहीं थे, ठीक है, तो यानी कि पतले थे। ये सड़क जो होते थे बड़े बड़े व्यापारिक मार्ग को जोड़ा करते थे, यहाँ सड़क के किनारे सराय घर, बाजार उजार, हाट लगाया जाता था, ये सारा वर्णन कर सकते हैं 6-7 समय। अन्नागार, अन्नागार के बारे में चौथा टॉपिक देख ली, 5वां टॉपिक हो गया आपका, चौथा सड़क हो गया, 5वां टॉपिक अन्नागार, मान के चलिए अन्नागार हो गया। अन्नागार हेडलाइन टॉपिक इस तरह से दे दीजिएगा, 6-7 लाइन क्या कर लीजिएगा, वर्णन कर लिए। अन्नागार क्या हुआ करते थे, अन्नागार को जो होता था वह नदियों के किनारे बनाया जाता था। अन्नागार में कितने चेंबर होते थे, टोटल 27 चेंबर, यानी कि खाने नहीं रखते थे कहीं पे, हम मतलब टॉयलेट गए हैं, वॉशरूम, वहां पे किस तरह से सभी के लिए, बॉयज के लिए तो एक तरह से खाना खाना होता है, एक प्रकार से ऐसे हो जाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ऐसे चेंबर हम कर सकते, प्रपोस्ट कर देते, तो इस तरह से 27 खाना था स्नानागार में, ठीक है। और वो नदी के किनारे बनाए जाते थे स्नानागार को, इसलिए स्नानागार वहां पे अन्न अनाज अनाज का भंडार किया जाता था, ताकि अकाल के समय उसका उपयोग किया जा सके। इसका उपयोग इसलिए किया कर नदी के किनारे बनाए जाते थे ताकि कोई भी व्यापारिक क्रियाकलाप हो तो नदी के माध्यम से नाव में चढ़ाए ले जाए। उस टाइम तो नहीं था भाई, ट्रक नहीं था, टेम्पो नहीं था जो कि परिवहन के माध्यम से लाद के ले जाए। उस टाइम जो भी था वह एक तरह से नाव थे, घोड़े थे, गधे थे, इसी टाइप में वो लोग का जानवरों के माध्यम, परिवहन के माध्यम से करते थे। तो आपको इस तरह से लिखना है, और लास्ट में 5 नंबर के लास्ट में आपको कभी भी नहीं भूलना है निष्कर्ष लिखना। तो आप इससे क्या समझते हैं, तो इन्हीं टॉपिकों से आप क्या निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप 3-4 लाइन, मोस्ट इम्पोर्टेंटली 3 लाइन या तो 4 लाइन का निष्कर्ष लिख दीजिएगा, जो कि आपके सभ्यताओं के समझने के आधार पर होगा। कैसे लिखिएगा कि आप हड़प्पा सभ्यता से क्या समझे या आपको क्या सीख मिली, तो वही क्या सीख मिली उसको निष्कर्ष में लिखना होता है, तो वही निष्कर्ष में लिख दीजिएगा, ठीक है। कितना 39वां क्वेश्चन में हम इस तरह से 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो भी बता दिए। 40वां नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, कि अशोक के जो धर्म चलाया गया था, जो धर्म चलाया था, भैरवी घोष के स्थान पर उन्होंने धर्म, युद्ध के स्थान पर उन्होंने धर्म घोष की स्थापना की। उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी, अशोक की जो धर्म नीति थी वह स्व नियंत्रण पर आधारित थी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को किस तरह से बुराइयों से दूर करके एक तरह से अच्छाई के मार्ग में चले, अपने आप में किस तरह से नियंत्रण पाए, उस पर आधारित थी अशोक की धर्म नीति। अशोक ने कभी भी दूसरे धर्म की बुराइयां नहीं की, सभी धर्म को बराबर की मान्यता दी, लेकिन उनके सबसे ज्यादा झुकाव बौद्ध धर्म में था, तो वही थी विशेषता। 41वां क्वेश्चन में हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या अंतर है, तो कभी भी अंतर पूछे, इसको मिटा देते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा, कभी भी आपको अंतर दिया जाए कि दो विशेषता, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है, तो आप ऐसे कर लेंगे, ऐसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हीनयान, हीनयान, और यहाँ पे लिख सकते हैं महायान, महायान,
आप तो वहां 3 नंबर के तो पॉइंट नहीं दे सकते हैं, तो आप यहाँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यहाँ भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 नंबर के हैं तो आप 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे हीनयान महायान। हीनयान क्या थे? हीनयान महात्मा बुद्ध के पुराने विचार, पुराने उपदेश और महात्मा बुद्ध के उपदेशों को ही मानकर चलना चाहते थे, कि महात्मा बुद्ध को सत्य मानते थे, उनके द्वारा दिए गए विचार को। लेकिन महायान शाखा जो थी वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन लाना चाहते थे। यहाँ पे महायान शाखा में महिलाओं को वर्जित था, नहीं जाना था, लेकिन हीनयान शाखा में महिलाएं जा सकती है, अपना जो भी धार्मिक क्रियाकलाप हो सकती है। महायान शाखा में कर्म कांड सर्वाधिक देखने को मिले, लेकिन हीनयान शाखा में उतना कर्म कांड नहीं देखने को। यही अंतर थे। तो ये क्या आपका 41वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था। 42वां नंबर में क्या था? गुरु नानक के प्रमुख उपदेशों का उल्लेख करें। आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, जो कि 3 मार्क्स के होंगे। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन बनाना है। तो जो भी होगा, गुरु नानक के उपदेशों का वर्णन करें कि गुरु नानक ने, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। उनका जन्म, उनकी जीवनी का थोड़ा सा जन्म के बारे में लिख दीजिएगा, और उनके उपदेश, उनके प्रमुख उपदेश थे, यहाँ पे उपदेश दिए, यहाँ पे नहीं दिए, उनके बारे में। विजयनगर के अमर नायक प्रणाली पर टिप्पणी लिखे। तो विजयनगर में अमर नायक कौन होते थे, उसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। और एक है, दक्कन में हुए किसान विद्रोह में क्या अंतर, क्या कारण थे? कि 1875 ईस्वी में दक्कन में एक विद्रोह हो गया। दक्कन क्षेत्र में हम बता देते हैं, तो यहाँ भी अमर नायक के बारे में भी आपको बता देंगे, तो ठीक है। तो अमर नायक क्या होते थे कि वो एक तरह से सैनिक उन्हीं को देखने का एक अथी हुआ करता था, मतलब एक तरह से मेन हुआ करते थे। जो भी जितने भी कार्य होते थे वो अमर नायक के बारे के द्वारा किए जाते थे। ये 3 नंबर में छोटे से लिखना है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। तो दक्कन दंगा रिपोर्ट के बारे में, जो कि 1875 में हुए, और उनका रिपोर्ट 1878 ईस्वी में पार्लियामेंट में दिया। क्या हुआ कि दक्कन में हुआ कि किसान हुआ करते थे, खेती उती करते थे, जो भी उपजाते थे, मान के चलिए गेहूं फसल, गेहूं धान मटर चना उड़द, जो भी उपजाए उससे मतलब नहीं। लेकिन उनके दाम के क्या कहते थे, उन पे जो भी प्रमुख व्यापारिक होते थे या तो बड़े जमींदार होते थे, उन पर अधिकतम टैक्स लगा दिए। तो इसलिए किसानों ने विद्रोह कर दिया। अब उसी विद्रोह को दबाने लगे, तो उसी को क्या कहते, दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा वहां पे सर्वेक्षण किया गया। हाँ भाई देख, कहाँ क्या 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 हुआ है, क्या नहीं पता किया, उसका सर्वेक्षण किया, उसके दबा दिए। इसी को दक्कन दंगा रिपोर्ट कहते हैं, जो कि 1878 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में इसको पेश किया गया था कि इसके क्या क्या कारण थे। अब आते हैं 45वां नंबर को, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण का वर्णन करें। तो इसमें 3 कारण लिख देना है। 1857 की क्रांति में 3 कारण, तत्कालिक कारण का वर्णन करें। तो 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे वो लिख देना है। तो 3 कारक, 3 कारण आपको लिखना है, यानी कि 3 टॉपिक। पहला लिखना है तत्कालिक कारण, तत्कालिक, तत्कालिक में एक टॉपिक देखिए, तत्कालिक कारण हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। एक टॉपिक वर्णन करेंगे, दूसरा टॉपिक में हम दे देंगे, एक था सैनिक कारण, सैनिक, सैनिक कारण हम लिख सकते हैं इस तरह से, और दूसरा टॉपिक ऐसे, और तीसरा हम दे सकते हैं राजनीतिक कारण, राजनीतिक। तो कहाँ तक देख रहे हैं? तो हाँ, तीसरा कारण कौन सा था? राजनीतिक कारण था, ठीक है। कारण हम कर सकते हैं, तो तीसरा जो कारण हो सकता है राजनीतिक कारण। इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से डिफेंड कर सकते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण, ऐसे 3 क्वेश्चन आप टॉपिक दे दीजिएगा, उसके नीचे ऐसे करके लिख दीजिए। तो इस आधार पर आपका क्वेश्चन लिखने का पैटर्न होगा। समझ में आ गया क्या ये सारे बात? आप ये अंतर लिखने वाले में इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, आपको बेस्ट टू बेस्ट नंबर दिए जाएंगे। चलिए, ये सभी क्या आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। आपको कितना बता दें, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। कुछ प्रमुख ऐसे क्वेश्चन भी है जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको भी यहाँ बताया जाएगा। आपके सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, एक बार में बताया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। आप सब जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन कितना है?
3 नंबर का। तो टॉपिक कितने देना है? 3 टॉपिक देना है और डिस्क्राइब करना है। तो आपको बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसको लिखना कहाँ से है? स्टार्ट कहाँ से करना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन यदि दे दिया जाए तो इसको स्टार्ट करना है दांडी मार्च से। दांडी मार्च यह भी कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। सॉरी, 1930 ईस्वी में दांडी मार्च हुआ था। यही कारण था दांडी मार्च में जब महात्मा गांधी ने नमक तोड़ो आंदोलन, नमक बनाकर जो नमक कानून था उसे तोड़ दिया। नमक कानून को तोड़ने के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अपने 78 अनुयायियों के साथ क्या किए थे महात्मा गांधी? अपने साबरमती आश्रम से, एक तरह से मैप के माध्यम से बता दिया जाए तो यहाँ था क्या? साबरमती आश्रम थे। यहाँ से यहाँ तक दांडी नामक स्थान है। तो यहाँ से उनके पैदल कितने अनुयायी थे? उनके 18 अनुयायियों के साथ उन्होंने एक तरह से पैदल, उनको जाना था, गाड़ी से जाए, ट्रेन से जाए, नहीं, लेकिन वो पैदल जाएंगे, भौकाल जो मचाना था। इस तरह से उन्होंने क्या किया? दांडी मार्च। और उसी में जोड़ दिया जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहीं से महात्मा गांधी पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की, सविनय के मतलब विनम्र रूप से आपकी बातों को नहीं मानना, शांति पूर्वक आपकी बात को नहीं मानना, यही होता है सविनय। सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं मानेंगे। इनकी यह आंदोलन दक्षिण भारत में यहाँ से बिहार से राजेंद्र प्रसाद, इधर से खान अब्दुल गफ्फर खान, महाराष्ट्र के क्षेत्र से सरोजिनी नायडू, ये सब क्या किए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। यही कारण हम लिख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत, लिखने का प्रोसेस कहाँ? थोड़ा सा पीछे दांडी मार्च से वर्णन करते हुए आप यहाँ तक लिख सकते हैं। इस आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कर लिख सकते हैं यदि दिए जाएंगे तो। ये तो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है जो कि आपके पूरा टोटल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक तरह से हल्का हल्का समझा भी दे रहे हैं ताकि आप वहां पे लिख सकते हैं क्वेश्चन को। केवल हम क्वेश्चन पढ़ के आगे हो जाएंगे तो आप तो अभी तक लिख सकते हैं कि मान के चले आप स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया काम खत्म, लिखने कोई नहीं, लेकिन बस क्वेश्चन समझिए। अगर यदि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, और आएगा ही आएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें तो प्रमुख विशेषताओं में हम अन्नागार समझा दिए हैं, अन्नागार, स्नानागार, स्नानागार के बारे में समझा दिए हैं कि वो सड़क निर्माण, टेढ़ी मेढ़ी सड़क थे, ये 3 टॉपिक। चौथा नियोजित विकास की राह, नियोजित शहर को एक तरह से प्लान तरीका से बताया गया था। एक ऊपरी शहर थे कि निचले शहर थे? ऊपरी शहर में क्या करते थे कि दुर्ग हुआ रहते थे, वहां पे राजा महाराजा रहते थे। निचले शहर में आम जनता सब रहते थे। नियोजित जल निकास प्रणाली, वहां पे क्या कहते थे? जल निकास प्रणाली के लिए एक सुंदर व्यवस्था बनाया गया था। नाली बनाए गए थे, नाली के ऊपर क्या कर दिए थे? ढक्कन से ढक दिए गए थे, ईटा का चिनाई कर दिया गया था। और नाली जो होते थे जगह जगह में एक बड़ा सा हौज या सोख्ता गड्ढा कर देते ताकि गंदा पानी वहां से जमा हो जाए और शहर से बाहर निकल जाए। ये 5 पॉइंट। और साथ ही 5 नंबर में कभी भी आपको लास्ट में निष्कर्ष लिखना नहीं भूलना है। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष का मतलब आप होता है कि इससे आपको क्या सीख मिली, वही निष्कर्ष में आप लिखिएगा। ठीक है, वही होता है निष्कर्ष। अतः महात्मा बुद्ध की जीवनी को उपदेशों का वर्णन करें, इस आधार पर देगा। तो 2 जीवनी के बारे में आपको दिए जाते हैं बेसिकली, एक तो महावीर स्वामी हो गया, एक महात्मा बुद्ध। लेकिन हम जीवनी को कैसे लिखेंगे? कभी भी जीवनी देंगे तो ये हमारा कॉपी है, मान के चलिए इतना बड़ा हम कॉपी बनाते हैं, ये हम लोग का क्या है? कॉपी। तो कभी भी जीवनी देंगे तो यहाँ पे लिख देना है जीवनी। जीवनी हो गया, जीवनी हो गया। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बॉक्स में जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, माता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके प्रथम उपदेश क्या थे, ये क्या थे, ये सबको यहाँ पे आप वर्णन कर दीजिएगा तो एग्जामिनर देख के ही चौंक जाएगा। बच्चा लिखा है सब कुछ तो यहाँ, उसी को यहाँ लिख दीजिए। ये तरह से महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में हो गया। उसको आपको कहना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में हुआ। नेपाल के लुम्बिनी नामक कौन से राज्य के थे? शाक के गणराज्य के थे। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया। मौसी का नाम क्या था? गौतमी। उनकी पत्नी का यशोधरा, बेटा का राहुल। उनकी शिक्षा क्या हुई? प्रारंभिक शिक्षा। वो कब गृह त्याग किए? उसे गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में कर दिए। पूरे एशिया में उनके उपदेशों को फैला गया, जिस कारण से महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि एशिया का ज्योतिष पुंज
किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे पूरे एशिया में फैले हुए थे, ठीक है। इस कारण से ये सारे लिखना है आपको। और एक महात्मा बुद्ध से संबंधित एक होता है त्रिपिटक। त्रिपिटक त्रिपिटक तीन पुस्तक के बारे में पूछ सकते हैं। त्रिपिटक कौन कौन सा है? अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, ये तीन पिटक जो कि त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब टोकरी, ज्ञान का टोकरी होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ सकते हैं आ, महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न, त्रिरत्न के बारे में। त्रिरत्न, तो महात्मा बुद्ध के तीन त्रिरत्न कौन सा है? धम्म है, धम्म, बुद्ध, और एक है संघ। यह महात्मा बुद्ध की त्रिरत्न है। धम्मम संगम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, और एक होता है संघम शरणम गच्छामि। यही महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न है। अगर पूछा जाए महावीर स्वामी के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक विचार, और एक होता है सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ये ये है जैन धर्म के त्रिरत्न जो कि महावीर स्वामी ने दिए थे। और पूछा जाएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न, तो धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। धम्म मतलब धम्म में प्रवेश करने, बुद्ध का मतलब बुद्ध के शरण में, संघ का मतलब जो महात्मा बुद्ध ने जो एक सामूहिक रूप से एक संघ बनाया तो उसमें प्रवेश करने के लिए जब कोई भी भिक्षु प्रवेश करता था तो यह तीन शब्द बोलते थे, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि हम धर्म के शरण में आ रहे हैं, महात्मा बुद्ध के शरण में आ रहे हैं, हम संघ के शरण में आ रहे हैं। तो ये तीन शब्द बोले जाते थे किसी भी भिक्षु या तो भिक्षुणी के द्वारा, जो उनके भिक्षुणी जो होते हैं उनके द्वारा बोले जाते थे। इस तरह से हम लिख सकते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की उपलब्धियों के वर्णन करें। तो कृष्णदेवराय, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के बाद सभी जान रहे हैं। तो कृष्णदेवराय की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो उन्हें रायचूर के द्वार पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये प्रमुख उपलब्धि है। यही तो उपलब्धि है। क्या क्या वो अपने जीवन में हासिल किए। मान के चलिए कि आप अभी कुछ तक हासिल नहीं किए हैं, आगे चल के आप क्या कर सकते हैं? एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस बन सकते हैं, या तो आप भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप हासिल कर सकते हैं, या भी आप बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ा, तो आपकी वो उपलब्धि हुई। तो कृष्णदेवराय ने क्या उपलब्धि प्राप्त की? तो कृष्णदेवराय की उपलब्धि उपलब्धि रायचूर के दोआब पे, आपको पता है यहाँ पे रायचूर का दोआब है। कौन सा दोआब है? यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कौन सी नदी जाते हैं? कृष्णा नदी। और महाराष्ट्र के ऊपर से ही जाती है तुंगभद्रा नदी। और इस बीच के क्षेत्र काफी उपजाऊ थे। रायचूर के दोआब, तो रायचूर के दोआब पर उन्होंने अधिकार कर लिया, एक तरह से बहमनी साम्राज्य से लड़के ले लिया। विठल स्वामी देव का मंदिर, विठल स्वामी देव का मंदिर उन्होंने ही निर्माण कराया। तो विठल स्वामी देव का मंदिर का निर्माण किन्होंने किया? उन्होंने की। उन्होंने दो पुस्तक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अमुक्त माल्यद, जामवती कल्याणम, ये उनकी पुस्तक है। जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अमुक्त माल्यद, अब कैसे पता चलेगा? इसको याद करने को कोई ट्रिक नहीं। कहीं जामवती कल्याणम और कल्याणम, नम नम संस्कृत शब्द ही है, और अमुक माल्यद, माल्यद ही शब्द है। इस तरह से उनके हम क्या कर सकते हैं? उनकी उपलब्धियों के बारे में लिख सकते हैं। वो एक महान से शासक थे, उन्होंने बहुत बड़े सेना का गठन किया। इस तरह से मान के ओडिशा के शासक को पराजित कर दे। तो ये सारे उपलब्धि अति कृष्णदेवराय के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि 50वां नंबर क्वेश्चन में आपका अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो क्या खासियत है अस्थाई बंदोबस्त के? अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो आपको याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 में कार्नवालिस ने लागू किए थे। किन्होंने लागू किए थे? कार्नवालिस के द्वारा। यहाँ पे है बंगाल, पहले था बिहार झारखंड एक ही था, इसी के लिए हम एक ही ले ले, झारखंड, ओडिशा और सॉरी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। कौन है ये? बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये चार चार राज्यों में कार्नवालिस, कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस कौन थे? बंगाल के गवर्नर थे। इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। कब? 1793 ईस्वी में लागू किया। अब अस्थाई बंदोबस्त क्या था? एक तरह से एक राजनीतिक कर थे। बंदोबस्त यानी कि राजनीतिक कर थे कि उन्होंने प्रत्येक वहां के राजा जितने भी प्रजा, नागरिक, जो किसान हो गए, उसमें कर को फिक्स कर दिया।
अस्थाई कर दिए कि आपको 500 कर देना है तो देना है, ये फिक्स है कर, अस्थाई है, 500 देना है तो देना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कैसे दे, रोवा गावा पर देवा, यही है 500। तो इन्होंने क्या कहती है, प्रमुख विशेषता थी कि जितने भी कर थे उसे फिक्स कर दिया गया, ठीक है, अस्थाई कर दिए गए। अब वहां जनता परेशान हो गया। अब मान के चलिए ये तो प्रमुख विशेषता, अब वो कर नहीं देंगे तो उन पर जमींदारों के द्वारा शोषण किए जाते थे, बहुत सारे दबाव दिए जाते थे। कभी कभी तो जो क्या होते थे, जो जनता होते थे, वहां के आम किसान होते थे, जो नागरिक होते थे, वो अपना खुद नहीं खा करके कर बचाते थे देने के लिए, अपने परिवार के लिए। उसके बाद एक आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी याद रखना है। रैयत का अर्थ होता है किसान और वाड़ी का मतलब होता है व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये भी। उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, ये सारे व्यवस्था जिसमें से आपको पूछ सकते हैं कार्नवालिस के शब्द के बारे में, ठीक है, ये बंगाल के गवर्नर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। और दो क्वेश्चन 51 और 52, 52 तक है क्वेश्चन, 51 और 52 नीचे है, जिसमें से हम अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो लिख सकते हैं। 51 नंबर में है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, कि 1857 की क्रांति होने के क्या क्या कारण, बहुत से कारण थे। 51 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्वेश्चन हम फिर से बोल पढ़ दे रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। क्या कारण थे? पहला कारण तो हम कह सकते हैं राजनीतिक कारण। इस तरह से आप टॉपिक दे सकते हैं, टॉपिक 1 राजनीतिक कारण। दूसरा आप कह सकते हैं हम सैनिक कारण, सैनिक कारण। इसे हम 2 कर सकते हैं, इसे 3, और एक में लिख सकते हैं सबसे पहला कारण था तत्कालिक, तत्कालिक कारण। ये 3 कारण हो गया। अब हम चौथा दे सकते हैं हम व्यापारिक कारण, व्यापारिक कारण ये देख सकते हैं। और पांचवा हम देख सकते हैं कोई भी और एक कारण दे सकते हैं, कैसे दे, एक कारण और क्या दे सकते हैं कि 1857 के क्रांति के, और एक कारण हम क्या लिख सकते हैं, हम मान के चलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ तो वैसायिक, व्यापारिक नहीं, यहाँ पे वैसायिक कारण हो जाएंगे, ठीक है, वैसायिक, वैसायिक कारण हो गए, ठीक है। और पांचवा हमारा जो कारण हम यहाँ पे आपके साथ, हाँ एक था, एक कारण हम लिख सकते हैं राजनीतिक कारण के अंतर्गत ही आ सकते हैं, हाँ राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, हड़प नीति, तो ये कारण थे, राज्य हड़प नीति प्रमुख है। एक हम दे सकते हैं सहायक संधि, यहाँ पे ना करके यहाँ पे सहायक संधि दे दीजिए, सहायक संधि, सहायक संधि, ये कारण थे। अब इसके बारे में तत्कालीन कारण क्या थे, मंगल पांडे, मंगल पांडे क्या कहते हैं, 10 मई 1857 की बात है, वहां पे एक सैन्य अधिकारी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी, हत्या कर दी मंगल पांडे, और मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, 10 मई 1857 को फांसी दे दी। और वहां से 10 मई 1857 को मेरठ नामक स्थान पर क्या हो गया, विद्रोह उत्पन्न हो गया। राजनीतिक कारण में हम क्या देख सकते हैं कि नाना साहब धुंधुपन, कौन थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, दत्तक में गोद लिए हुए नाना साहब, उनको पेंशन देना बंद कर दिया अंग्रेजों ने, कहा कि तुम गोद लिए हुए पुत्र हो भाई, गोद हुए पुत्र को नहीं दे सकते। और हम राजनीतिक कारण में रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र, उनको शासन करने नहीं दिया, तो यह राजनीतिक कारण। सैनिक कारण, सैनिक कारण में क्या, सैनिक तो अंग्रेज रखते थे परंतु उन्हें वेतन नहीं देते थे समय पर, न किसी प्रकार से, इस तरह से सैनिकों में क्या थी, असंतोष थी। सहायक संधि, सहायक संधि किन्होंने लागू किया था, एक तो हम कहते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, या तो हम कह सकते हैं लॉर्ड वेनेजुएली। सहायक संधि के तहत क्या कर दिया कि चाहे वह युद्ध हो, चाहे वह युद्ध हो, राजा को यह करना था कि चाहे युद्ध करे राजा, या चाहे वो अपने के लिए सैनिक रखे, सबसे पहले वो अंग्रेज से क्या कर लेंगे, परामर्श ले लेंगे, परमिशन ले लेंगे कि भाई हम युद्ध कर रहे हैं, या तो किसी राजा से संधि कर रहे हैं, इसी के लिए सहायक संधि। संधि हो गया, एक तो हो गया संधि, या तो फिर हम कह सकते हैं युद्ध, या तो सुरक्षा सेना, सुरक्षा सेना, ये तीन चीज जो है वो सहायक संधि के अंतर्गत आते हैं। और ये तीनों यदि भारत का कोई राजा अपने पास करना चाहता है, अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है,
ये सारे इच्छा अंग्रेज के सहायता से कर सकते थे। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प नीति के तहत वही राज्य को हड़प रहे थे, जैसे कि नाना साहब। नाना साहब कौन व्यक्ति थे? दत्तक पुत्र थे बाजीराव द्वितीय के। दत्तक पुत्र थे तो उन्हें क्या करना था कि दत्तक पुत्र को यह व्यवस्था की गई थी अंग्रेजों के द्वारा कि दत्तक पुत्र अपने पिता का साम्राज्य नहीं ले सकते हैं। वही थे राज्य हड़प नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ये कारण हम सकते हैं 1857 के क्रांति के बाद उल्लेख कर सकते हैं। पांचवा कारण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका का वर्णन करें। 52वां क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन आप क्या है, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका का वर्णन करें, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या क्या भूमिका थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे पहला 1920 का महात्मा गांधी का सबसे पहला जन आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सारे के बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये थे आपके 2025 के हिस्ट्री के, जो कि पूरा हमने दे दिए हैं। 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स सभी के। नेक्स्ट जो देंगे 2025 के ज्योग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। 4-5 ईयर का प्रीवियस कंप्लीट करने से आप उसके बाद कोई भी एग्जाम में कहीं से भी एग्जाम क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी। फरवरी तक एकदम फिट हो जाएंगे आप। कम से कम आप 2 घंटा में एवरेज लीजिए कि हम क्वेश्चन को बना के कंप्लीट करें। 2 आवर्स, 3 आवर्स देते हैं, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा तक। समझ में आ गया? तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। समझ में आ गया? थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।